जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम 23 अगस्त 2024 के विजन एस न्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो हमने कल क्वेश्चन दिए थे ये इसके आंसर्स हैं AACA, और ये आज के आपके क्वेश्चन हैं। ठीक है, आज कुछ खास नहीं था क्वेश्चन देने के लिए, तो भी जैसे तैसे बना दिए, और कुछ खास नहीं इसलिए आज हमने मेंस का क्वेश्चन नहीं रखा है। अगर आपने प्रीवियस कोई अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसको कर लेना, वो हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, शुरू से ही देखते हैं, कोई ज़्यादा बहुत ही खास न्यूज़ नहीं है इसलिए। सबसे पहले दिल्ली का स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। देखिए, इंडिया ने 2008 में लेके आ गए थे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, जिसके अंदर और सब मिशंस थे, 8 सब मिशन थे हमारे क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, जैसे कि नेशनल सोलर मिशन, सस्टेनेबल हैबिटेट, हिमालयन इकोसिस्टम, एनर्जी एफिशिएंसी, वाटर मिशन, स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, ग्रीन इंडिया एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, ये 8 मिशन थे। अभी इसी नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज के अंदर ही हम स्टेट स्पेसिफिक भी क्लाइमेट चेंज प्लान बनाते हैं, उसी को हम बोलते हैं स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, ये जो क्लाइमेट चेंज का टॉपिक है वो PYQ में आया है, बहुत बार आया है, जैसे 22, 21, 17 यूज तो पूछा जाता है। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड न्यूज़ है, जो स्टेट दिल्ली का स्टेट एक्शन प्लान है उसको हमें और रिवीजन करने की ज़रूरत है, क्योंकि वेदर एक्सट्रीम वेदर इवेंट बढ़ रहे हैं, जैसे कि हीट वेव, फ्लडिंग, आपको पता ही है ये सब। ठीक है, ऑलमोस्ट हर एक ने ये प्लान बना के रखा है। अभी देख लेते हैं इसकी फंडिंग क्या आती है भाई। तो इसको क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान के थ्रू फंड किया जाता है। ठीक है, बैरियर्स क्या क्या है इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, तो लैक ऑफ लीडरशिप एंड पॉलिटिकल विल, क्योंकि होता क्या है कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम चल रहा है और पार्टी बदल जाती है तो उसको चेंज करने में थोड़ा सा रिलक्टेंस रहता है। तो वो, और पार्टी चाहती नहीं है कोई ऐसा वो स्ट्रेटेजी बनाए जो 30 साल तक काम करने वाला था, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारी पार्टी 5 साल तक है तो तब तक काम करो। ठीक है, फिर लैक ऑफ क्लियर एक्शंस, डेफिनेटली हमें नहीं दिखते हैं क्लियर एक्शन क्लाइमेट चेंज के ऊपर स्पेसिफिक काम करने वाले। रिसोर्स कॉन्स्टेंट रहता है, पैसे ही नहीं हमारे पास, फंडिंग इतनी नहीं आती है, तो हमें क्या क्या भाई करना चाहिए। इंटरनेशनल क्लाइमेट फंड है, वहाँ से पैसा लेके आ जाइए, वो फाइनेंस करेंगे। फिर स्पेशली नोडल ऑफिसर बनाइए जिसका पर्टिकुलर काम ही यही होगा कि वो क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ को देखेगा, और डिटेल प्रोजेक्ट एंड रिपोर्ट्स बनाइए और उसको रेगुलर अपडेट करते रहिए। ठीक है, ये पे फॉरवर्ड है। इंडिया ने क्या क्या कर लिया है, हम क्या क्या स्टेट स्पेसिफिक क्लाइमेट चेंज प्लान लेके आए हैं। तो जस्ट ट्रांजिशन में जैसे कि झारखंड ने लिया है स्वनीति, स्व मतलब खुद की, नीति मतलब अपनी सोच, पॉलिसी। तो इसमें क्या करते हैं कि भाई पैसा इकट्ठा करते हैं और रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी के लिए ये लोग यूज़ करते हैं। ये 45 करोड़ ऑलरेडी इन लोगों ने कर लिया था। फिर इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान बनाते हैं डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंटल के लिए, जैसे कि केरला ने कार्बन न्यूट्रल मीनांगड़ी बनाया। अभी ये क्या है भाई मीनांगड़ी, तो केरला की विलेज है जो कि कार्बन न्यूट्रल हो गई है। कार्बन न्यूट्रल मतलब ये जितना भी कार्बन इमिट करती है उतना ही ऑब्जर्व कर लेता है, मतलब इसका कार्बन इमिशन ऑलमोस्ट जीरो है। क्यों? क्योंकि समझ लीजिए इस अगर 10 इमिट किया था तो 10 ऑब्जर्व ही कर लिया, तो फ़र्क क्या पड़ा, एकदम न्यूट्रल रहा ना, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। तो ये आप इसको यूज़ करोगे कि कार्बन न्यूट्रल मीनांगड़ी विलेज ऑफ केरला। और फिर कंजर्वेशन करना है हमें मरीन इकोसिस्टम का और मैंग्रोव्स का, जैसे महाराष्ट्र ने किया है। ओके, जनरल सारी बातें थी। चलिए दूसरा देख लेते हैं। ये आप ध्यान रखना, इसको आपको ये मीनांगड़ी यूज़ करने में काम आएगा, बाकी सब जनरल है। फिर है जल जीवन मिशन को 5 साल पूरे हो गए, इसलिए न्यूज़ में जल जीवन मिशन का एम क्या है भाई, तो जितने भी हमारे घर हैं उन सबको नल से पानी देना, नल से जल। ठीक है, इसमें टेप कवरेज किसकी होगी भाई, तो जो ऑल रूरल हाउस होल्ड्स है उनको बाई 2024 हमें देना था। इसमें टेप कवरेज में हम 3.5 करोड़ के आसपास दे चुके हैं, 15 करोड़ हाउस होल्ड्स को दे चुके हैं। 100% कवरेज देनी है 8 स्टेट्स, और दे दी है हमने 8 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज़ में। अराउंड 88%, 85% आंगनबाड़ी सेंटर्स को मिल गया है। 2.3 लैक्स जितने विलेजेस और 190 डिस्ट्रिक्ट्स में भी अचीव कर दिया है हर घर जल सेट स्टेटस। ओके, ठीक है, ये सब नॉर्मल बात है। आपको अगर डेटा को याद रखना है क्वेश्चन के लिए तो क्या याद रखिए कि भाई हमने 15 करोड़ हाउस होल्ड्स को दे दिया है और 190 जितने डिस्ट्रिक्ट्स को दे दिया है हर घर जल, बस इतना ही काम रखिए। जल जीवन मिशन के बारे में फैक्चुअल चीज़ देख लेते हो। तो पहले इनको बोला जाता था, ये पार्ट में आता था नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम के अंदर, बट फिर जल जीवन मिशन के अंदर इसको सब्ज्यूम कर लिया गया। ठीक है, ये रूरल ड्रिंकिंग प्रोग्राम के अंदर ये इसकी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब जो भी खर्चा आता है वो सेंट्रल और स्टेट के बीच में बट जाता है, पार्टनरशिप में वो बांट लेते हैं कि इतना तेरा इतना मेरा। दूसरा होता है सेंटर सेक्टर।
सेक्टर में जितना भी पैसा है वो पूरा का पूरा सेंटर देगा, ठीक है। और दूसरा क्या, इससे वुमेन एम्पावरमेंट भी होता है ये जल जीवन मिशन से, क्योंकि जो भी विलेज कमेटी ये बनाते हैं वाटर के लिए, उसमें हाफ ऑफ द मेंबर वुमेन ही होनी चाहिए, ऐसा मैंडेट है, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा हुआ है, तो हमने 25 लाख के आसपास वुमेन को ट्रेन किया है यूजिंग फील्ड टेस्टिंग किट। फील्ड टेस्टिंग की मतलब पानी की क्वालिटी को ये चेक करेंगे, एकदम जनरल बातें हैं, ठीक है, ओके। कंपोनेंट क्या क्या है भाई जल जीवन मिशन के, तो वाटर क्वालिटी को देखना, टैप वाटर सप्लाई देना, बॉटम अप प्लानिंग करना, बॉटम मतलब जो नीचे से तकलीफ है उसको ऊपर तक देखना, फिर वुमेन एम्पावरमेंट हमने देख लिया, फ्यूचर जनरेशन पे फोकस करना क्योंकि तभी तो पानी बचा रहे हैं हम, स्किल डेवलपमेंट करना, ग्रे वाटर को मैनेज करना, और सोर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। ग्रे वाटर क्या होता है, वही हमारे जो नालों में पानी बह रहा होता है या फिर हमारे जो वेस्ट हो जाता है पानी, वो ग्रे वाटर, उसको रिसाइकल करें तो अच्छा रहता है। चलिए फिर नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया पोलैंड के रिलेशन को हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक एलिवेट कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर और पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर मिले थे और बातचीत काफ़ी हुई थी, ओके। और देखिए एक चीज़ आप फॉलो कर लीजिए, जो हमारे पीएम हैं उनकी चैनल, हमारे प्रेसिडेंट हैं उनकी चैनल, फिर संसद टीवी की चैनल, और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चैनल, ये सबको आपको फॉलो करना है। आप अगर सोशल मीडिया यूज़ करते हो, कुछ भी यूज़ करते हो कोई भी प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे जो जो मिनिस्ट्री है, जो जो बड़े बड़े हमारे पर्सन हैं, उन सबको आप फॉलो कर दीजिए। इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपको अगर कुछ भी बड़ा हो रहा है ना, तो डेफिनेटली पता चल जाएगा और ऑथेंटिक पता चल जाएगा। और दूसरा, फैक्ट चेक को भी फॉलो कर लीजिए ताकि गलत इन्फो आप तक ना आए, ठीक है। चलिए न्यूज़ क्या है भाई हमारी, तो पोलैंड के ऊपर सबसे पहले रिलेशन देख लेते हैं, बाद में कुछ आजू बाजू का देखेंगे। रिलेशनशिप पॉलिटिकल रिलेशन में 1954 में इस्टेब्लिश हो गया था। इकोनॉमिक रिलेशनशिप देखे तो हमारा 6 बिलियन के आसपास ट्रेड होता है, बहुत ही कम है, इसको हमें बहुत बढ़ाना चाहिए। हालांकि ये सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप का लार्जेस्ट पार्टनर है, बट इट इज़ डजंट मेक सेंस, एंड हमें और बढ़ाना चाहिए। 6 बिलियन तो कुछ है ही नहीं भाई। फिर सेक्टर कोलाब्रेशन, हम माइनिंग सेक्टर में साथ मिल रहे हैं, जैसे कि कोल इंडिया के साथ है, और फार्मास्यूटिकल्स में, ओके। कल्चर और एजुकेशन में डेफिनेटली हमारा योगा बहुत चल रहा है। फिर गुड महाराज कनेक्शन भी चल रहा है, अभी ये क्यों चल रहा है वो देख लेते हैं, ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। और हमने मिलकर 5 ईयर एक्शन प्लान बनाया है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर, जिसमें हम क्या करेंगे, तो अपना ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाएंगे, और ट्वाइस एवरी 5 ईयर्स हम मिलेंगे कि और इसको कितना अच्छा कर सकते हैं। इंडिया यूरोपियन यूनियन का कोऑपरेशन को और बढ़ाएंगे, जिसमें जो पोलैंड है वो भी की रोल प्ले करेगा। और इंडिया यूरोपियन यूनियन का ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल को और ऑपरेशनलाइज हम करेंगे, ठीक है। टेररिज्म, तो डेफिनेटली पोलैंड जो है वो हमें सपोर्ट करता है टेररिज्म के मामले में, जो इवन यूएनएससी की 1267 रिजोल्यूशन है उसमें भी ये सपोर्ट करता है। इन शॉर्ट ये क्या बात करता है, तो कोई भी इंटरनेशनल टेररिस्ट है, कोई भी टेररिस्ट है उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करना, ठीक है। इसमें पर यार हमारा वीटो कर लेता है चाइना कि नहीं यार ये नहीं हो पाएगा, तो दिक्कत आती है, यूएनएससी में काम हो नहीं पाता है, ओके। फिर अदर एरियाज ऑफ कॉपरेशन में साइबर सिक्योरिटी, सर्कुलर इकोनॉमी, वेस्ट मैनेजमेंट, सब नॉर्मल बातें हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और हाँ ये भी देख लीजिए, जो 1267 है उसमें और क्या क्या है भाई, तो कोई भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है उसको हमें रोक देना है, ठीक है। कोई हॉस्टिलिटी, तो कोई लड़ाई शड़ाई चल रही है वहाँ पे पीस टॉक इस्टेब्लिश करना है, ह्यूमैनिटेरियन लॉ को बचाना है हमें, ठीक है। मेरी इन शॉर्ट गलती क्या हो गई, हल्की सी यहाँ पे गलती, करेक्शन है, नहीं करेक्शन नहीं है, ठीक ही है। जो मैंने बोला ना कि घोषित, मतलब हम इंटरनेशनल टेररिस्ट करते हैं घोषित, ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल टेररिस्ट जो घोषित हमने कर दिया था उसकी बात है, क्योंकि रिजोल्यूशन तो बदल जाता है ना, अभी हम रिजोल्यूशन लाएंगे वो नया लाएंगे, ये पुराना हो गया है। इसमें हमने भाई कौन से टेररिस्ट को किया था, तो 9/11 के अटैक वाले ओसामा थे उनको कर दिया था, फिर तालिबान उनको कर दिया था, ठीक है। यूएस से ये लेके आया था शायद रिजोल्यूशन, ठीक है। अभी तो आएगा तो वो न्यू रिजोल्यूशन आएगा, एक रिजोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। सॉरी करेक्ट कर लीजिएगा। बोथ नेशंस एग्री कि 5 ईयर एक्शन प्लान हम करेंगे, ये हमने देख लिया क्या होगा। फिर सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी साइन किया है, और इंडिया टू स्टार्ट जाम साहेब ऑफ नवानगर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। देखो हुआ क्या था कि वर्ल्ड वॉर 2 1942 के दौरान पोलैंड यूएसएसआर वाले जो एरियाज है, मतलब पोलैंड वाले जो एरियाज है, वहाँ से बहुत सारे पॉलिश पीपल थे
वो निकले थे बोट से और उन्हें कोई शेल्टर दे नहीं रहा था। तब जामनगर के जो राजा थे, राजा दिग्विजय सिंह, उन्होंने उनको शेल्टर दी थी कि आप यार हमारे यहाँ पे रह जाइए, कोई नहीं, चिल करो। जामनगर कहाँ पे पड़ता है? तो गुजरात में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये रिजोल्यूशन इतना काम का होता ही नहीं है, याद ना रहे तो इट्स फाइन। पहले हेल्थ मिनिस्ट्री बैन 156 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स। ओके, सबसे पहले तो ये क्या होता है कॉम्बिनेशन ड्रग? देखो नाम से ही पता चल रहा है कि कॉम्बिनेशन है। तो कोई भी दो ड्रग को मतलब समझ लीजिए एक दवाई है, इस एक दवाई के अंदर दो बीमारी को ठीक करने वाली जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सब डाले हुए हैं, कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। ठीक है, जैसे कि डोलो देख लीजिए, पैरासीटामॉल 650, इसके अंदर आपको सर दर्द है वो भी ठीक हो जाता है, हल्का फुल्का फीवर है वो भी ठीक हो जाता है, बॉडी एक भी ठीक हो जाता है। तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन ड्रग है। वैसे ही हेल्थ मिनिस्ट्री ने 156 कॉम्बिनेशन ड्रग है उनको बंद कर दिया। इससे पहले उन्होंने 344 बंद करे थे, फिर 14 बंद किए थे। ठीक है, बंद क्यों किया भाई? तो डेफिनेटली बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। कैसी? तो साइकोलॉजिकल और केमिकल रिएक्शन आ जाता है, क्योंकि एक साथ इतना कुछ आपने डाला होता है कि आप बॉडी को सेट ही नहीं हो पाता है कई बार। तो टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, एफिकेसी बढ़ जाती है और हमारी बॉडी सह नहीं पाती है इन शॉर्ट। फिर डिक्रीज सेल्फ लाइफ, अगर आप बहुत कुछ एक साथ डालते हो तो जो ड्रग 10 दिन टिकने वाला था, वैसे तो बहुत लंबा टिकता है, 6 महीना समझ लीजिए, अभी वो 4 महीना ही टिकेगा। ठीक है, फिर ग्रोइंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अभी देखो कोई भी दवाई आप लगातार रहते जाते हो, अभी ये तो कॉम्बिनेशन ड्रग है, इसके अंदर बहुत कुछ डाला हुआ है, और वो लगातार लेते जाते हो तो धीरे धीरे क्या होता है, जो बैक्टीरियाज है, जो वायरसेस है, वो रेजिस्टेंस बिल्डअप कर लेते हैं। क्योंकि होता है ना कि भाई यार सर दर्द की दवाई आपको नहीं लेनी चाहिए, फिर उससे क्या होता है कि आपको आदत लग जाती है, और ये अगर आदत लग जाती है एक्चुअली में, फिर क्या होता है कि अगर आप वो सर दर्द की दवाई लोगे ना, आपको असर ही नहीं करेगी। आपने देखा होगा बुजुर्ग लोग कहते हैं कि यार इनके ऊपर कोई दवाई असर ही नहीं कर रही है, क्यों? क्योंकि वो रेजिस्टेंस बिल्डअप हो चुका होता है। वायरस हमेशा वो एक ही गोली का सामना कर रहा है, आपने जब भी किया और वायरस को उसी गोली दिया, तो वायरस जान लेगा उस गोली के बारे में सब कुछ, ये ऐसे हट अटैक करती है मुझे, और फिर वो गोली आएगी तो वायरस उससे जीत जाएगा, तो रेजिस्टेंस बिल्डअप हो गया। ठीक है, लेमन लैंग्वेज में बताया, आप समझ चुके हो। ओके, तो इतनी दिक्कत है तो फिर हम बना ही क्यों रहे हैं? बनाना ही नहीं चाहिए। नहीं, फ़ायदे भी बहुत सारे हैं कि भाई मल्टीपल डिजीज़ को एक साथ हम टारगेट कर देते हैं, तो डेफिनेटली अच्छा है। इससे आपको दवाई ही कम लेनी पड़ती है, तो अच्छी बात है वो। फिर मिनिमाइज पिल बर्डन, भाई बता दिया कि भाई एक ही पिल ले लो, सिंगल, जैसे पैरासीटामॉल, कफ पेन सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर बेनिफिट होता है ट्रीटिंग क्रॉनिकल इलनेस के लिए, जैसे कि टीबी, डायबिटीज़ के लिए। और फार्मा को काइनेटिक एडवांटेज होता है। अभी फार्माकोकाइनेटिक एडवांटेज क्या है भाई? तो स्टडी ऑफ अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग इन बॉडी। ठीक है, ये स्टडी है कि ड्रग कैसे काम करता है बॉडी के अंदर, दैट्स इट। तो इसमें ये फ़ायदा मिलता है। ओके, रूल्स क्या क्या है भाई इसके लिए? तो अपेंडिक्स 6 और शेड्यूल वाई ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल 1944 1945, फिर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 2008 सेक्शन 26। ये सब सेक्शन याद रखने की ज़रूरत नहीं, याद ना रहे तो इट्स फाइन। इसके अंदर भाई सेंटर को कोई भी लगता है तो मना कर सकता है कि इस दवाई को आप नहीं बनाओगे। ठीक है, और ये जो शेड्यूल 8 है ड्रग एंड कॉस्मेटिक में, इसमें आपको अप्रूवल लेना होता है फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स के लिए, दैट्स इट। और भी बहुत कुछ होता है बट इतना काफ़ी है, यहाँ पे इतना कुछ खास है नहीं। चलिए आगे देखते हैं। फिर है मेजर केमिकल डिजास्टर इन अन्नक्कापल्ली, आंध्र प्रदेश। देखो बहुत बार आपने देखा होगा ज़्यादातर केमिकल फैक्ट्रीज़ में आग लगती रहती है। आग तक तो ठीक है, ऑलरेडी केमिकल है ही वल्नरेबल चीज़, और उसमें भी उधर आग लग रही है, या फिर ऑयल स्पिल हो जा रहा है कि उसकी जो पाइपलाइन है वो टूट जाती है, तो बहुत ही बड़ा हज़ार्ड हो सकता है, वो डिज़ास्टर भी बन सकता है अगर बहुत बड़ी मात्रा में हो जाए। इसी के रिलेटेड न्यूज़ है, अभी अन्नाकपल्ली में हो गया था तो हमारी न्यूज़ आई है। देखो पहले भी बहुत बार हो चुका है केमिकल फैक्ट्रीज़ में डिज़ास्टर, जैसे कि एमोनिया गैस लीक हो गया था चेन्नई में 2024 में ही। ये क्यों हुआ? तो साइक्लोन जब मिचोंग आया था तो उन्होंने कुछ तोड़ फोड़ कर दी थी, तो गैस लीक हो गया। फिर वाइजैक गैस लीक 2020 में, फिर भोपाल गैस ट्रेजेडी, ये सब आपको पता है। ठीक है, भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हो गया था जिससे बहुत सारे लोग मर गए थे। ओके, यहाँ पे बताई हुई कि हमारे जो इंडिया में साइट्स हैं, जो भी ऐसी साइट्स होती है ना जो वल्नरेबल, उसको हम नोटिफाई कर देते हैं एज अ मेजर एक्सीडेंटल हजार्ड यूनिट, कि यहाँ पे भाई चांसेस है कि अगर यहाँ पे कुछ होगा तो दिक्कत हो सकती है। और ऐसे थाउजेंड्स ऑफ रजिस्टर्ड हजार्डस फैक्ट्रीज हैं
और ये बिलो क्राइटेरिया ऑफ MH है, मतलब ये इन्होंने बताया था 100 ही होनी चाहिए, बट है भाई उससे बहुत ज़्यादा। ठीक है, जाने दीजिए, ये सब ये काम का नहीं है, याद नहीं रहेगा और इतना ज़रूरी भी नहीं है। बट हाँ, ये वर्ड याद रखना है, MHA, एक मेजर एक्सीडेंटल हजार्ड्स। ठीक है। और ये हमने देख भी लिया इंसिडेंसेस। अभी केमिकल एक्सीडेंट्स के लिए क्या क्या हमने इनिशिएटिव लिए हैं, तो NDMA ने गाइडलाइंस दी है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने, भाई कैसे कैसे आप ध्यान रखोगे। आपको देखो कोई भी डिज़ास्टर के रिलेटेड कुछ भी ना आ रहा हो मतलब गाइडलाइंस में, तो आप बस NDMA की गाइडलाइंस लिख के आ जाइए। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आप 5 अलग अलग पॉइंट लिखो, उससे अच्छा है एक ही पॉइंट लिखो, मतलब एक सोर्स का पॉइंट, NDMA के सोर्स का पॉइंट, और वही 5 के 5 लिख दिए, तो UPSC आपका आंसर गलत कर ही नहीं पाएगा। लोग क्या करते हैं कि भाई NDMA का एक लिखा, फिर एक लिखा उन्होंने यूनाइटेड नेशन की बॉडी का, फिर एक खुद का बना के लिखा। अभी जो एक्चुअल ऑथेंटिक होगा उसके मार्क्स मिलेंगे, जो खुद का होगा उसके नहीं मिलेंगे। उससे अच्छा है सारे के सारे NDMA के लिखो, उन्होंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है। ठीक है, फिर एक्सप्लोजिव एक्ट 1884 जो कि एक्सप्लोजिव्स के बारे में बात करता है, उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करना, हैंडल कैसे करना और एक्सीडेंट को कैसे रोकना। फिर पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2019। इसके साथ और भी 2 CR कोड आए थी भाई, सोशल सिक्योरिटी कोड, फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड एंड कोड ऑन वेजेस, शायद यस वही 4 थे। ठीक है, पहले बहुत सारे होते तो उन सबको हमने मिला के इन 4 में कर दिया कि भाई इतना ही रखो। ग्लोबली क्या क्या मैकेनिज्म अवेलेबल है इंडिया का देख लिया, तो फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क होना चाहिए केमिकल एक्सीडेंट्स को एड्रेस करने के लिए, बाई UNEP ने दिया हुआ है। फिर ILO के कोड है प्रिवेंशन ऑफ मेजर इनडस्ट्रियल एक्सीडेंट, फिर दूसरा ILO का है प्रिवेंशन ऑफ मेजर इनडस्ट्रियल कन्वेंशन 1993 174। ओके, अभी देखो ग्लोबली तो ठीक है, इतना काम का नहीं। अभी ILO का क्यों होगा, तो जितने भी वर्कर होते हैं वो सब ILO देखता है ना, तो इसीलिए ILO ने ये कोड दे रखे हैं। ठीक है, मेजर हमें इंडिया का याद रहना चाहिए। ILO का आपको पता है, वर्कर की बात चल रही है तो ILO का होगा ही होगा। आप ऐसे ही लिख दो कि ILO's कन्वेंशन रिलेटेड टू वर्कर सेफ्टी, ऐसा कुछ भी चल जाएगा आपको, अगर पर्टिकुलर याद ना हो तो। अगर हो जाता है तो कोई बात ही नहीं है। चलिए, फिर है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने भाई कंसर्न रेज किया है, जो रिलायंस और डिज्नी का मर्जर होने की बात चल रही है। इन शॉर्ट इन लोगों ने क्या किया कि या तो जो भी क्रिकेट मैच और वो सब चलता है रिलायंस वाले दिखाएंगे जियो पे, या तो डिज्नी अपने हॉटस्टार पे चला देगी। इससे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को मज़ा नहीं आया, क्योंकि ये तो भाई मोनोपोली क्रिएट हो रही है, इसलिए ये बोले कि ये नहीं चलेगा। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का काम ही क्या है कि जो भी मार्केट में कंपटीशन है सबके बीच में वो बरकरार रखना है, ताकि किसी एक की मोनोपोली ना हो जाए। इसको हमने कंपटीशन एक्ट 2002 से बनाया हुआ था, जिसका काम है फेयर कंपटीशन और प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट एंड कॉसी जुडिशियल बॉडी। अगर आप कुछ करोगे तो ये सज़ा भी दे सकती है छोटी मोटी। ठीक है, इन्होंने क्या अलग पहले रिसेंटली स्टेप लिए हैं, तो गूगल के ऊपर पेनल्टी डाल दी थी कि आप एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस कर रहे हो। कैसे, गूगल कुछ ऐप्स थी प्ले स्टोर के अंदर, उनको ऐसे ही निकाल दिया कि यार आप ठीक से काम नहीं कर रहे हो, हटा दिया। तो ये तो भाई मोनोपोली है, तानाशाही है गूगल की अपने ऊपर, तो ये नहीं चलेगा। फिर अमेजोन फ्लिपकार्ट भी एंटी ट्रस्ट लॉज के अंदर हटा दिया था। क्यों, क्योंकि ये लोग भाई अफिलिएटेड सेलर को रख रहे थे। समझ लीजिए कि मैंने सर्च किया पेन, ठीक है, मुझे पेन लेनी है, तो पहले उन्हीं का नाम दिखाएंगे जिन्होंने इनके साथ पैसे खाए हुए हैं, क्योंकि सर्च हिस्ट्री में तो कोई भी पहले और दूसरे पे आ सकता है, राइट, सर्च आपने किया तो अमेजोन फ्लिपकार्ट वाले उनको दिखाएंगे जो उनको पैसा दे रहे थे, तो ये ठीक नहीं है। इवन खुद की प्रोडक्ट दिखा देते हैं कि हमारा ज़्यादा अच्छा है, ये ले लो। ओके, अब भाई कंपटीशन क्यों बनाए रखते हैं, ये क्या फ़ायदा होता है, ये कंपटीशन कमीशन क्या क्यों करती है। तो सबसे पहले इनएफिशिएंसी जो भी होती है उसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि क्या होगा अगर मोनोपोली बिल्डअप हो जाती है तो फिर कौन ही ध्यान देगा, सबको पता है कि आने वाले ये फ्लिपकार्ट के पास ही है, तो ध्यान नहीं दिया जाता है। फिर इनोवेशन भी नहीं होता है इतना ज़्यादा कि कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ही सब के सब आने हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, नोकिया किया ही नहीं इन्वेंशन, ये सबको हमारे ही तो फ़ोन लेने की क्या ज़रूरत है, मोनोपोली बिल्डअप हो गई थी। सेम आईफोन भी यही कर रहा है, आप उनकी डिज़ाइन देखो सेम टू सेम। तो ये होता है तो कायदे से कंज्यूमर का फ़ायदा होता नहीं है, वो सेम ही प्रोडक्ट बाई करता जाता है इसीलिए। और हायर प्राइजेस, डेफिनेटली एक ही कंपनी की मोनोपोली चल रही है, वो मर्जी चाहे जितना भाव रख दे, और बाकी भी बहुत कुछ होता है, ये सब जनरल बातें हैं। चलिए शॉर्ट्स देख लेते हैं, न्यूज़ इन शॉर्ट्स, उसमें भी खास तो कुछ दम नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। वेव
वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। इन शॉर्ट जो क्रिएटर्स हैं हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी कंटेंट बनाते हैं, उन सब के लिए एक प्लेटफॉर्म बना दिया कि आप कोलैबोरेशन करो, इनोवेशन करो, डिस्कशन करो और मीडिया एंटरटेनमेंट को और बढ़ाइए, ऐश कीजिए। दैट्स इट। ठीक है, तो ये क्रिएटर्स इकोनॉमी के लिए बनाया हुआ है। क्रिएटर इकोनॉमी क्या होती है? जो क्रिएटर्स के थ्रू इकोनॉमी चल रही है वो क्रिएटर इकोनॉमी। ठीक है, उससे जो भी पैसा कमा रहे हैं, आपको पता है ये बहुत कमाते हैं भाई। आगे देखते हैं, स्मार्ट लेबोरेटरी फॉर क्लीन रिवर्स। इंडिया ने डेनमार्क के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट साइन किया है। इसका मेन फोकस क्या रहेगा? वाराणसी में इनकी ऑफिस बना दिए स्मार्ट लेबोरेटरी को रिजुविनेट करना है रिवर वरुण को। रिवर वरुण क्या है? तो जो गंगा रिवर है उनकी माइनर ट्रिब्यूटरी है, उनको ये रिजुविनेट करेंगे। दैट्स इट। ठीक है, और कुछ इधर है नहीं। कंपोनेंट्स क्या क्या है? तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम लेके आएंगे बेसिन रिवर के ऊपर, कैरेक्टर इमर्जिंग पॉल्यूटेंट जो भी है उसको भी चेक करेंगे, और हाइड्रो इकोलॉजिकल मॉडल लेके आएंगे वरुण बेसिन के लिए और उसको रिचार्ज के लिए। ठीक है, नॉर्मल सब बात है। फिर गाइडलाइंस फॉर सी प्लेन ऑपरेशन। इन शॉर्ट क्या था भाई? 2016 में स्कीम आई थी उड़े देश का आम नागरिक। ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम थी कि रीजन के अंदर भी कनेक्ट कर दो, मतलब एक स्टेट के अंदर स्टेट प्लेन चल रहा है या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में प्लेन चल रहा है, रीजनल कनेक्टिविटी। ठीक है, और आम नागरिक मतलब ये सस्ती फ़्लाइट्स होती है, सब कंपेरेटिवली बहुत सस्ती। बस इसी में जो जगह पे पहले फ़्लाइट नहीं चल रही थी उसको और रूट को बढ़ाने के लिए हमने बेडिंग्स चालू कर दी है। वायबिलिटी गैप फंडिंग प्रोवाइड की, मतलब जिधर पैसा कम पड़ रहा था उसको पैसा दे दिया, और बस दैट्स इट, यही है। ठीक है, और हाँ, ये नॉन शेड्यूल बेस पे काम करती है। इन शॉर्ट क्या होता है? शेड्यूल मतलब क्या? जो टाइमिंग सेट है, राइट, शेड्यूल बना हुआ है कि 5 से 6 के बीच में, ये है नॉन शेड्यूल। नॉन शेड्यूल मतलब कुछ ऐसा टाइमिंग होता नहीं है इसका, जैसे ही डिमांड बढ़ेगी तब ये प्लेन लग जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, समझ लीजिए कि अभी तो मुंबई के लिए कोई लोग है नहीं, तो कोई शेड्यूल में फ़्लाइट है भी नहीं। अभी समझ लीजिए 100 लोग आ गए अचानक से, तो लगा दिया प्लेन कि चलो भाई इसको लेके आए, तो नॉन शेड्यूल ऑपरेटर परमिट जारी करने को बात की है, और ये ऑलरेडी चल ही रहा है। फिर जिंक आयन बैटरी भाई, तो जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च पार्टनर्स विथ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने नई जिंक आयन बैटरी बना दी है। कुछ भी याद इसमें नहीं रखना है, ये रिचार्जेबल बैटरी है, बस इतना याद रखिए। और इसको जो चार्ज मिलता है वो जिंक आयन से मिलता है। दैट्स इट। ठीक है, बाकी पूछा तो देखो जाएगा तो कुछ भी पूछ लेगा गहराई से, तो हमें आएगा ना नहीं। बेनिफिट्स क्या क्या है इसके? तो चार्ज एंड डिस्चार्ज फास्ट हो जाती थी, कैपेबिलिटी अच्छी है, हाई पावर डेंसिटी है इसकी, अवेलेबिलिटी ऑफ जिंक भी हमारे पास है। ठीक है, लिमिटेशन क्या क्या है? तो कंडक्टिविटी कम रहती है और सेफ्टी कंसर्न्स भी है। अब यूपीएससी चाहता ही है कि अगर आपको नहीं आएगा तो इतना ये गहराई से पूछ लेगा जिंक बैटरी के ऊपर ही कि हमें नहीं आइडिया होगा, बट कम चांसेस है। यूपीएससी इतना गहरी बातें पूछता है नहीं, वो बेसिक ही पूछता है। फिर है गोमती रिवर। ठीक है, गोमती पीजिए या फिर गोमती कीजिए, चलेगा। इन शॉर्ट बांग्लादेश ने थोड़े टाइम पहले ही भाई इंडिया को अक्यूज़ किया था कि इंडिया ने भी अपने जो डम्बर डैम है उनके दरवाजे खोल दिए और हमारे यहाँ के बाढ़ आ गई, पर ऐसा कुछ हमने किया नहीं था। ठीक है, तो हमारे मिनिस्टर ने मना किया कि यार झूठ मूठ आरोप मत लगाओ, ऐसा कुछ नहीं है। ये गोमती रिवर कहाँ पे है? तो ट्रांस बाउंड्री, मतलब बांग्लादेश इंडिया दोनों के अंदर है। ये कनेक्ट करती है लोंगनथराई और अथरामुरा इन त्रिपुरा। अराउंड 170 किलोमीटर लंबी है। इसके ऊपर फॉल्स आया हुआ है, दम्बर फॉल्स। ओके, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी काची गंगा, पितरगंगा, संगंग, मैका, मैलाक्षरा, सूर्णाक्षरा। ओके ओके, नॉर्मल बात है, हटाओ, कुछ काम का नहीं है। सिर्फ इतना याद रखो, ये डुम्बू डैम त्रिपुरा में है और किसके ऊपर है? तो गोमती के ऊपर है। चलिए, फिर A1 and A2 इन मिल्क। देखिए मिल्क के अंदर डेफिनेटली प्रोटीन होता है, ठीक है। वैसे ही एक प्रोटीन है जिसका नाम है कैसीन या फिर सेसिन, जो भी आप प्रोनाउंस करो, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस। और इसके दो टाइप्स होते हैं। एक टाइप होता है A1 बेटा सेसिन और A2 बेटा सेसिन, ओके, या फिर कैसीन, जो भी हो इसको। देखो ये पर्टिकुलर ब्रीड के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी गाय की ब्रीड है, उसके ऊपर से उसके अंदर A1 है या फिर A2 है वो डिसाइड होता है, A1 प्रोटीन या फिर B2 ओके। जैसे कि ब्रिटिश शॉर्थोन है, फ्रीशियन है, हॉल्स्टेन है, इसके अंदर A1 होता है। जबकि जर्सी है, कैरोलिस है, लिमोजिन है, जिसके अंदर A2 होता है। दैट्स इट। जबकि हमारा जो रेगुलर मिल्क होता है वो कंटेन करता है A1 एंड A2 दोनों। जबकि जो A2 होता है, अगर वो कोई मिल्क कंटेन कर रहा है तो यूनिक भी हो सकता है जिसके अंदर सिर्फ A2 ही हो। ये सब जनरल बात है। इन शॉर्ट याद क्या रखना है कि A1 और A2 सेसीन प्रोटीन है
जो कि ब्रीड के ऊपर डिसाइड होता है, ठीक है। और ये कहाँ पे मिलता है? मिल्क में मिलता है। और फसाई ने इसको रिमूव कर दिया है कि भाई कोई भी ऐसे नहीं चलेंगे जिसके अंदर ये A1 और A2 होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन देखो अच्छा खासा है। अगर आप कोई चीज़ ले रहे हो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से और कार्ड से पेमेंट कर रहे हो, तो आखिरी में जो आप पेमेंट करने जाते हो ना, यहाँ पे ऐसे बॉक्स होता है और यहाँ पे लिखा होता है सेव माई कार्ड एज़ पर RBI न्यू रूल्स, ऐसा कुछ होता है। बस उसमें आप टिक मारो, आपका कार्ड ऑटोमेटिक टोकनाइजेशन के लिए हो जाएगा, अगर आपने टोकनाइज करके रखा है कार्ड तो, ठीक है। इन शॉर्ट क्या होता है कि भाई पेमेंट करने के लिए हमें कार्ड की डिटेल डालनी होती है, बट इधर टोकनाइजेशन में ऐसा नहीं होगा। अभी हम डिटेल डालते थे ना, तो जो सेलर होता है उनके पास भी हमारी डिटेल चली जाती है, इसमें नहीं जाएगा। क्या होगा, जो भी हमारी डिटेल है कार्ड की, उसके बदले एक टोकन जनरेट हो जाएगा। टोकन होगा, समझ लीजिए 234। तो आपने कार्ड की डिटेल डाली, उसको ये डिटेल गई बैंक के पास, बैंक ने इसके बदले आपको एक टोकन जनरेट करके दे दिया, ये लीजिए 234। अभी ये 234 हमने डाला, कार्ड जो कार्ड की डिटेल डालनी तो उसकी जगह ये टोकन नंबर डाला। अब ये टोकन गया ना, तो जो भी सेलर है उसको ये टोकन नंबर से पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल कार्ड की डिटेल थी ही क्या। तो कोई भी प्राइवेसी लीक का चांस है ही नहीं, फ्रॉड का चांस है ही नहीं, ठीक है। अब ये टोकन जनरेट जो भी हुआ है, ये हम डालते हैं अपनी ऐप में, फिर वो अगेन बैंक को भेजते हैं, बैंक वेरीफाई करता है कि अच्छा ये टोकन किसका है, तो ये भाई युवराज भाई का है, दैट्स इट। और फिर पेमेंट अमेडेबल हो जाता है, OTP आता है और पेमेंट हो गया, ठीक है। तो टोकनाइजेशन क्या है, तो एक्चुअल कार्ड डिटेल हो उसको एक कोड में बदल देना, टोकन में बदल देना, ठीक है। ये मैंने पूरा आपको मैकेनिज्म भी बता दिया कि काम कैसे करता है, अनलेस आपको यूज़ करना है नहीं करना है अलग बात है। चलिए, बेनिफिट क्या है इसको, तो भाई सेफ़र है डेफिनेटली, रिस्क कम हो जाता है डेटा ब्रीच का, और मर्चेंट को पता भी नहीं चलती है आपकी डिटेल। फिर है एंटी मैटर, देखो नाम से ही पता चल रहा है एंटी मैटर, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये क्या है, ऑपोजिट है। जो भी मैटर अवेलेबल है दुनिया में उसके ऑपोजिट मैटर वो एंटी मैटर, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इन सब के ऑपोजिट, जैसे कि न्यूट्रॉन का ऑपोजिट एंटी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का ऑपोजिट एंटी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट पॉजिट्रॉन, ठीक है। इन शॉर्ट क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन माइनस है तो ये पॉजिटिव प्रोटॉन प्लस होता है, प्रोटॉन प्लस है तो एंटी प्रोटॉन माइनस होता है, ऐसे उल्टा सुल्टा, ठीक है। ये उल्टा सुल्टा होता है और सेम चार्ज ये रखते हैं, मतलब इसके अंदर अगर 10 है तो इसके अंदर भी 10 है। इन शॉर्ट ये दोनों के दोनों जो मिलेंगे क्लैश होगा और इससे एनर्जी जनरेट होगी, दैट्स इट, ठीक है। एंटीमेटर्स आर द पार्टिकल्स शेयर द सेम मास एज देयर मैटर काउंटरपार्ट, काउंटरपार्ट ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्वालिटीज सच एज इलेक्ट्रिक चार्ज आर ऑपोजिट, ये भी मैंने बता दिया, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये देख लीजिए, रिसेंटली भी एंटीमेटर हमें मिला है, एक एंटीमेटर न्यूक्लियस जो हैवीएस्ट हम बोल रहे हैं, एक्सीलेटर इलेक्ट्रोस्टिक हैवी ऑन आयन कोलाइडर, इट इज़ कॉल्ड एंटी हाइपर हाइड्रोजन 4। ये किससे बना है, तो एंटी प्रोटॉन से बना है, एक एंटी प्रोटॉन है इसके अंदर और 2 एंटी न्यूट्रॉन और एंटी हाइफरन होता है, ये काम का नहीं है कुछ भी, ठीक है। एंटी मैटर क्या होता है वही बस हमें याद रखना है। ओके, लास्ट न्यूज़ है हमारी पनामा के ऊपर। देखो ये हमारा हो गया साउथ अमेरिका, सॉरी नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। और इससे छोटी सी एक पट्टी होती है वो जोड़ती है साउथ अमेरिका को, ये हमारा हो गया साउथ अमेरिका, ठीक है। ये जो छोटी सी जगह जो जोड़ रही है ना दोनों को, ये वाला हिस्सा, ये है इस्थमस, मतलब जो बड़े लैंड मास को एक छोटी सी पट्टी को जोड़ रही है, कोई छोटा लैंड मास जोड़ रहा है, वो है इस्थमस, ठीक है। तो देख लीजिए, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, और ये दोनों को एक छोटी सी पट्टी जोड़ रही है ना, ये वाला हिस्सा इत्तूसा, तो ये इस्तुमस है। और इस्तुमस में कंट्री 2 आती है, एक पनामा, पनामा मेन है, एक कोस्टारिका भी है, निकारागुआ भी है, बट पनामा थोड़ी फेमस है, तो इस इस्तुमस को हम बोलते हैं इस्तुमस ऑफ पनामा, ठीक है। बस यही न्यूज़ में है मेन, तो कि इस्तुमस ऑफ पनामा क्या होता है तो ये देख लिया हमने, और इस्तुमस क्या होता है तो कोई भी बड़े लैंड को एक छोटी सी पट्टी जोड़ रही है, लैंड की ब्रिज कर रही है, तो वही, ठीक है। ये G77 का मेंबर है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबर है, यहाँ पे कॉर्डिलरा सेंटर माउंटेन रेंज आती है और बारू वोल्केनो भी है, जनरल बात है। और यहाँ से ही पनामा कैनाल है, जितना भी नॉर्थ अमेरिका में ट्रेड जाता है वो यहाँ से ही पनामा से कैनाल के होकर निकलता है। पनामा कैनाल कभी सर्च कीजिएगा, बहुत ही गजब मैकेनिज्म से बनाया हुआ है, ठीक है। एकदम पतली है तो, और ऐसा भी है ऊपर, ऐसा है ये ऊपर ऊपर जाती है और फिर ऐसे नीचे नीचे उतरती है, तो गजब बना है। पहले यहाँ पे शिप आती है
फिर इसको पानी से भर दिया जाता है पूरा का पूरा, मतलब शिप ऊपर चढ़ी जाती है ऑटोमेटिक, फिर और आगे बढ़ती है, फिर वही ऊपर जाएगी, सेम चलता रहेगा। कभी देखिएगा फ्री टाइम हो तो, बाकी मत देखिएगा, इट्स फाइन। बस इतना ही था आज के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी थोड़ा ईजीनेस रहे पढ़ने में। और ये आज के क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। मेंस का कोई क्वेश्चन नहीं दिया है क्योंकि मेंस के आर्टिकल में इतना दम था नहीं, ठीक है। प्रीलिम्स के में भी नहीं था, बट प्रीलिम्स में हमारी लिंक बनी रहे इसलिए मैंने जानबूझ के दे दिया। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।